हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बेटे हमने एक चैप्टर कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला, जिसके अंदर हमने पूरे 6 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है प्रोडक्ट। पहला टॉपिक है प्रोडक्ट। पहला टॉपिक है प्रोडक्ट। इसमें हमने टोटल 6 टॉपिक पढ़ने थे, जिसमें से पहले टॉपिक का नाम था प्रोडक्ट। बातें बंद करें, बातें बंद करें। पहले टॉपिक का नाम था प्रोडक्ट। मैंने आपको यह टॉपिक पढ़ाया और इस टॉपिक में आप लोगों ने 2 बातें की। एक बात की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उम्मीद है हम नए चैप्टर की तरफ चल पड़ेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और वैल्यू चेन एनालिसिस हमने ये किया। इसके अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में याद है आपको, हमने 4 पॉइंट पढ़े। अब इसके इंटरनल बातें आपको पता होनी चाहिए, रिवीजन से आएंगी। मैंने कौन कौन सी बातें पढ़ी इसमें? इंट्रोडक्शन स्टेज, यहां हमने पढ़ा ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। इसके बाद हमने वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ा, जिन्होंने 2 तरह से एक्टिविटी को डिवाइड किया पोर्टर साहब ने, प्राइमरी एक्टिविटीज और स्पोर्टिव एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में आपने कितनी एक्टिविटी पढ़ी थी? 5। कौन कौन सी थी? सबसे पहले इनबाउंड ऑपरेशन, आउटबाउंड और मार्केटिंग और सर्विसेज। और स्पोर्टिव में आपने 4 पढ़ी। सबसे पहले प्रोक्यूरमेंट, इसके बाद वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, और इसके बाद फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक टॉपिक पढ़ा आपने। फिर आप इसके दूसरे टॉपिक पे चले गए, जिसमें था मार्केट के बारे में और कस्टमर के बारे में। आपने मार्केट के बारे में पढ़ा, कस्टमर के बारे में पढ़ा। कस्टमर के बारे में 2 बातें पढ़ी आपने। एक पढ़ा कस्टमर एनालिसिस और एक आपने पढ़ा कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर बिहेवियर में आपने 5 पॉइंट पढ़े हुए हैं। नंबर 1, 4 पॉइंट। नंबर 1, इंटरनल इन्फ्लुएंसेस। उनको इंटरनल इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? इंटरनल इन्फ्लुएंसेस। आपने फिर पढ़े एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। फिर आपने पढ़े डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के बाद आपने पढ़ा कि पोस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मेकिंग प्रोसेस, ये पॉइंट पढ़े। 2 पॉइंट हो गए थे हमारे। ये हमारे ऐसे टोटल 6 पॉइंट है। फिर आपने तीसरा पॉइंट पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। ये पढ़ा। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में आपने 3 बातें लिखी: कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। इसके बाद आप चले गए इसके लैंडस्केप पर। लैंडस्केप में आपने 5 पॉइंट पढ़े। आपने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटिटर, ऑफ द कॉम्पिटिटर। आपका कॉम्पिटिटर कौन है? अंडरस्टैंड द आइडेंटिफाइड कॉम्पिटिटर, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर और पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर
ये मैंने पढ़े 3 पॉइंट, आपको याद है ये तीनों पॉइंट? ऐसे मैं अब तक 5वें पॉइंट पर हूं, टोटल 6 पॉइंट है, हम 3 पॉइंट पढ़ चुके, चौथा पॉइंट पढ़ा फिर हमने। आप न्यू बिजनेस में एंटर करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, जिसमें आपने पढ़ा एक्सपीरियंस कर्व, दूसरा आपने पढ़ा मार्केट अट्रैक्टिवनेस, तीसरा आपने वो कौन था, पोर्टर्स 5 मॉडल्स, और इसके 5 मॉडल में आपने कौन कौन सी बातें पढ़ी पोर्टर की 5 मॉडल्स में? 5 बातें पढ़ी थी। न्यू एंट्रेंट के बाद मार्केट नहीं, सप्लायर, बायर के बाद सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और नेचर ऑफ रिवाइवल्स। आपने न्यू एंट्रेंट के अंदर पॉइंट पढ़े, नेचर ऑफ रिवाइवल्स में पॉइंट पढ़े। आपने न्यू एंट्रेंट में पढ़े कि न्यू एंट्रेंट को कैसे रोका जा सकता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक स्केल, डिफरेंशिएशन, ब्रांड आइडेंटिटी, उसके बाद एसेस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिलेशनशिप। आप लोगों को आराम से सोचना है, इनको पॉइंटों को पढ़ना है। मैं तो आज कोशिश कर रहा हूं कि आपको चैप्टर की मोटी मोटी बातें याद हों। इसके बाद आपने नेचर ऑफ रिवाइवल में पढ़ा था लीडरशिप के नंबर ऑफ रिवाइवल्स, फिक्स कॉस्ट, एग्जिट बैरियर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और स्लो ग्रोथ। ये हमारे 4 पॉइंट हुए। हमने 5वां पॉइंट शुरू किया हुआ है अपना, क्लियर? हमने अपना 5वां पॉइंट शुरू किया हुआ है कि जी 5वें पॉइंट के अंदर 3 टॉपिक हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो आप पढ़ चुके हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के 2 माइक्रो, मैक्रो के अंदर पढ़ चुके हैं आप कुछ, उनके नाम फैक्टर्स कौन कौन से थे? पॉलिटिकल के बाद टेक्नोलॉजी के बाद इकोनॉमिक के बाद डेमोग्राफिक के बाद सोशो कल्चर, और इसको पढ़ने के लिए आप पढ़ चुके हैं पेस्टल। यहां तक बातें कर चुके हैं आप। इसके बाद आप इंटरनेशनली पढ़ चुके हैं। क्या क्या बातें पढ़ चुके हैं आप इंटरनेशनली? इंटरनेशनल बिजनेस, एनवायरमेंट और वाई ग्लोबल। आप इसके अंदर 8 पॉइंट पढ़ चुके हैं कि हम ग्लोबल क्यों जाना चाहते हैं। 8 पॉइंट है, हम ग्लोबल क्यों जाना चाहते हैं। तो उस ग्लोबल में 8 पॉइंटों में आप पढ़ चुके हो। नीड ऑफ ग्रोथ, अब तो आपको यह समझ में आ गई शॉर्टकट नोट्स कैसे बनानी है। अब इसके अंदर की थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होंगी कि लिखा जाएगा। रैपिड रैपिड श्रिंकिंग, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट नो लॉन्गर एडिक्वेट,
नो लॉन्गर एडिक्वेट। इसके बाद रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओवरसीज प्लांट सेट करके। उसके बाद एक्सपोर्टर्स का व्यू, एक्सपोर्टर्स के व्यू हो गए हैं कि मार्केट खुल चुकी है। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कस्टम बैरियर्स, टैरिफ, ये सब बातें थी इसके अंदर। इसके बाद आपने इन्वायरमेंट भी पढ़ चुके हैं। इन्वायरमेंट में आपने 3 पॉइंट पढ़े हैं, मल्टीनेशनल, उसके बाद रीजनल और फिर कंट्री। बिजनेस आप पढ़ चुके हैं, बिजनेस पढ़ चुके हैं ना आप। इसमें मैंने क्या क्या लिखवाया था, मैंने बिजनेस का मीनिंग लिखवाया था, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, तो मैंने इसका मीनिंग लिखवाया था कि जी आप बाहर की मार्केट में जाते हैं, नई मार्केट में जाते हैं, अर्निंग कमाते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या बताया था इसके बारे में, एसएम के बारे में लिखवा दिया था थोड़ा सा, हाँ वो दोनों को मिक्स करके लिखवाया था। ठीक है, यहां तक ये खत्म हो चुका था। मेरा यहां का एक टॉपिक बचा हुआ है और इसके बाद मेरे पास फिर अपना छठा पॉइंट आ जाएगा। मेरा आखिरी टॉपिक बचा हुआ है यहां का, एक सेकंड, यहां का मेरा आखिरी टॉपिक बचा हुआ है स्ट्रेटेजी और बिजनेस एनवायरनमेंट। आखिरी टॉपिक है स्ट्रेटेजी और बिजनेस एनवायरनमेंट। मेरा 5वां टॉपिक खत्म हो जाएगा और छठे टॉपिक में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 2 बातों के बारे में डिस्कशन करूंगा, खत्म। यहां पर मेरा एक टॉपिक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है मेरा टॉपिक, स्ट्रेटेजी और बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या मैं अब शुरू कर सकता हूं इसको? अब ये आसान सी बातें, बेसिक सी बातें हैं, सारों का उनका झोलमेल है ये। क्या मैं शुरू करूं स्ट्रेटेजिक और बिजनेस एनवायरनमेंट? तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं स्ट्रेटेजिक और बिजनेस एनवायरनमेंट। हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। मेरे पास बस मैंने बताया ना, अब ज्यादा टॉपिक नहीं रह गया। स्ट्रेटेजी और बिजनेस एनवायरनमेंट भी कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी मुझे समझना है, मुझे यह देखना है स्ट्रेटेजी बनाते टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान रखना चाहिए। ये बातें लोग स्टार्टिंग में करते हैं, हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया, ये तब बातें कर रहा हूं मैं। अभी स्ट्रेटेजी बनाते टाइम में किसका ध्यान रखना चाहिए? पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट का। मतलब स्ट्रेटेजी बनाते टाइम हमें बिजनेस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। मेन मुद्दा तो यही है। मेन मुद्दा तो मुझे यही बताना है। ये सारी बातें मैं करवा चुका अभी तक कि आप ये ध्यान रखते हैं स्ट्रेटजी बनाते टाइम आपको पॉलिटिकल ध्यान रखना चाहिए, आपको सोशल कल्चरल ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें मैं कर चुका। आपको स्ट्रेटजी बनाते टाइम एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, यह मुद्दा है। मैं यहां क्या क्या बातें करूंगा, थोड़ी सी बिजनेस एनवायरनमेंट की बातें करूंगा, थोड़ी स्ट्रेटजी की बातें करूंगा, दोनों को मिक्स करके बता दूंगा। जैसे मैं एनवायरनमेंट के बारे में बातें करूंगा, ये डायनामिक है। बिजनेस, ये जो एनवायरनमेंट होता है ये डायनामिक है, डायनामिक है। आप मेरी बात समझो, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है ये बदलता रहता है। मान लो 2019 में लोगों के सामान खरीदने का तरीका अलग था, 2004 में लोगों के सामान खरीदने का तरीका अलग था, आज 2026 में लोगों के सामान खरीदने का तरीका अलग है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये डायनामिक होता है, एनवायरनमेंट डायनामिक है, ये चेंज होता रहता है। ये कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूइंग है, मतलब ये लगातार बनता रहता है, चेंज होकर बनता रहता है। ये कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग है। ये बात लिखवाऊंगा मैं आपकी इन्वायरमेंट के बारे में। अब ये बातें तो बेसिक बातें बड़ी देर से पढ़ रहे हैं,
मैंने पूरा करा दिया, अब तो बेसिक सी बातें बनी हुई हैं। तो ये डायनेमिक है, ये कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है। एक बात तो मैं ये जरूर लिखवाऊंगा कि बिजनेस को जो इन्वायरमेंट होता है वो बदलता रहता है, ये कंटिन्यूसली इवॉल्विंग होता है। अगली बात मैं लिखवाऊंगा कि ये होता क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैं यहां पे, क्योंकि आपको पता है ना, यहां पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की थी मैंने, याद होगा आपको, पॉलिटिकल, ये सब बड़े सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्फ्लुएंसेस करते हैं, बड़े जो इन्फ्लुएंस करते हैं, बड़े सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, किसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, बिजनेस के डिसीजंस को, बिजनेस के डिसीजंस को। एक तो ना आज सारा पंगा कर दिया विशु ने, यहाँ पे डिसीजंस को सारा खराब कर दिया, ये डिसीजंस को, प्लान्स को, ऑपरेशंस को। तो ये सब मैं लिखवाऊंगा बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। मैं कहूंगा ये डायनेमिक है, ये कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ये बिजनेस के डिसीजन को, प्लान्स को, ऑपरेशंस को, सबको इफेक्ट करते हैं। ये बिजनेस की सक्सेस को, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को। मैं पहले तो ये बातें लिखवाऊंगा, आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट मेरे को बनाना है, स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मैं कहूंगा ये बदलता रहता है जी, ये लगातार बनता रहता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के डिसीजन को, प्लान को, ऑपरेशंस को, और ये डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को। ठीक है, इधर से थोड़ी सी बात मैं बात कर लूंगा इसकी स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी क्या होती है, फिर बाद में दोनों को मिला के बातें लिखता चला जाऊंगा। बस यही बातें लिखनी है मुझे। मैं क्या लिखूंगा कि बिजनेस अपने गोल को अचीव करने के लिए, बिजनेस गोल अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाता है, स्ट्रेटजी क्रिएट करता है, पॉलिसीज बनाता है, ये कह दूं पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, और इसके लिए उसे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ध्यान रखना होता है, उसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान रखना होता है, वो ध्यान रखना है। अपने गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनानी है, और स्ट्रेटजी बनाने के लिए मुझे इसका ध्यान रखना है। ये चेंज होता रहता है, ये सब कुछ होता रहता है। मेरी बात समझ में आई? जो हमारी एसएम है ना, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क बना देगी, फ्रेमवर्क बना देगी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हमारी एसएम एक ऐसा फ्रेमवर्क बना देगी जो अनप्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट में, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा उस एनवायरनमेंट में, और अनसर्टेन फ्यूचर के केस में हमारी डिमांड को एडजस्ट करवा सकती है। एक ऐसा फ्रेमवर्क बना देगी जिसके अकॉर्डिंग हम अगर काम करेंगे तो हम अनप्रेडिक्ट एनवायरनमेंट में, अनसर्टेन फ्यूचर में अपनी प्रोडक्ट के डिमांड को एडजस्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? मुझे कुछ नहीं, बस बेसिक सी बातें लिखनी है। मेरा टॉपिक चल रहा है स्ट्रेटजी और बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें मैं क्या क्या लिखूंगा। मैं लिखूंगा कि जी बिजनेस ने अपने गोल को अचीव करना है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है, स्ट्रेटजी बनाने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान देना पड़ता है। बात हो गई। फिर मैं लिखूंगा जो एसएम है ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बना देगी जो अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में, अनसर्टेन फ्यूचर में आपकी डिमांड को एडजस्ट करवा देगी। कोई डाउट है किसी को? मैं आपको बताऊं मैं कहना क्या चाहता हूं, मतलब इनका मेन मुद्दा है क्या, ये पंगे ले क्यों रहे हैं इतने। मैं कहना ये चाहता हूं हम करते कैसे हैं।
ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाता है। स्ट्रेटजी बनाने के लिए वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखता है और वो अपनी एबिलिटीज को देखता है। एबिलिटीज मतलब अपने रिसोर्सेज को, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को देखता है, फिर जाके स्ट्रेटजी बनाता है। मैनेजमेंट को जब स्ट्रेटजी क्रिएट करनी होती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखता है, वो अपने रिसोर्सेज को देखता है, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को देखता है, फिर स्ट्रेटजी बनाता है। नहीं समझ में आई मेरी बात? भाई उसे दोनों तरफ से देखना पड़ता है, फिर जाके स्ट्रेटजी बनेगी। तो स्ट्रेटजी क्यों बना रहा है? वो गोल को अचीव करने के लिए। तो मैंने यही बातें तो लिखी हैं ऊपर कि जी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनानी है, इसलिए इंटरनल एक्सटर्नल देखने। एसएम एक फ्रेमवर्क बना देगा जो अनप्रेडिक्ट एनवायरनमेंट में, अनप्रेडिक्ट फ्यूचर में डिमांड को कैसे एडजस्ट करना है बता देगा। इस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं। और जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, कंटिन्यूस इवॉल्विंग है। इसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के डिसीजन को, प्लान्स को, ऑपरेशंस को। ये डिटरमाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सक्सेस होगी। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? मैं इसे पहला पॉइंट, इसे दूसरा पॉइंट, इसे तीसरा पॉइंट और इसे चौथा पॉइंट लिखूंगा अपने पास। किसी को इसमें डाउट हो तो मुझे बता दो। मुझे इसमें 5 पॉइंट लिखवाने हैं, 4 पॉइंट मैं आपको बता चुका, मैं 4 पॉइंट तो ये लिखवाऊंगा। चारों पॉइंट याद कर लो, साथ साथ अगर आप वो याद किया करो अपने माइंड में, एक बार चारों को रिवाइज करो क्या था। भी मैं ऐसे लिखूंगा, बिजनेस के गोल अचीव करने हैं, स्ट्रेटजी बनानी है, उसके लिए इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर को ध्यान रखेगा। ऐसा में एक फ्रेमवर्क बना के देगा, अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट में और अनसर्टेन फ्यूचर में हम अपनी डिमांड को एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद मैनेजमेंट ने जब स्ट्रेटजी बनानी है ना, तो वो एनवायरनमेंट को और रिसोर्सेज को दोनों को देखना है उसने। उसके बाद एनवायरनमेंट क्या होता है? ये डायनामिक होता है, ये कंटिन्यूअस इवॉल्विंग होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जो बिजनेस एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उसके डिसीजन को, प्लान्स को, ऑपरेशंस को, और एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो इन्हीं पर डिपेंड करती है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये वाला पॉइंट बार बार काम आएगा। क्या काम आएगा? एनवायरनमेंट और बिजनेस, एनवायरनमेंट और बिजनेस का बड़ा क्लोज इंटरेक्शन होता है। क्लोज इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन क्लोज और कंटिन्यूअस। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा मैं कहना क्या चाहता हूं इन बातों में, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, मैंने कहा हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको अपनी बताता हूं, मैंने स्ट्रेटजी क्या बनाई पानीपत में कि हमें एडवर्टाइजमेंट करनी नहीं है यार, छोड़ो ना, पड़ोसी करेगा एडवर्टाइजमें, हमें क्या जरूरत पड़ी। मतलब अब मैंने हर बार यही करना है, अब की बार भी मैं ऐसे ही करने वाला हूं। सिर्फ 10 बोर्ड बनवाने 100 रुपए वाले, 1000 रुपए के, 1000 रुपए के 10 बोर्ड कहीं नहीं लगवाने, बस इस गली में लगवाने हैं, कहीं नहीं लगवाने। आप चेक कर ले पूरे पानीपत में कहीं मिलेंगे नहीं। लेकिन जो पड़ोसी है वो देखते हैं, ओहो क्या ऐड चल रही है, वो मेरी स्ट्रेटजी को समझ तो पा नहीं रहा, पूरे पानीपत में बोर्ड ठुकवा देगा। अब पूरे पानीपत में आप एड्रेस कौन सा दोगे? यहां का मैं भी लगवाता, मेरे पास कोई आएगा, जायज बात है वो दूसरे सेंटर पे भी पूछेगा। आपके पास कोई आएगा तो पक्की बात है मेरे सेंटर पे भी पूछेगा। कोई 100 सेंटर तो है नहीं। तो आप पूरे पानीपत में लाख रुपए खर्च करो, सारी जगह धुंधान बजा दो, जब बच्चा आएगा तो पक्की बात है बोर्ड तो यहां लगा ही हुआ आ जाएगा। और अगर इतना खर्चा करके आपने 2 बच्चे ले भी लिए तो ले ले 2 बच्चे, कम से कम कॉम्पिटिटर मार्केट में रहेगा, मुझे भी तो लगेगा ना पढ़ाना है पढ़ाना है। अगर वो हट गया तो मेरे को पढ़ाने से मेरा मन उतर जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कॉम्पिटिटर, और कॉम्पिटिटर को इतना दो कि बस वो खर्च करे और चलता रहे, खर्च करे। जो एड पे मैंने खर्चा करना था वो कॉम्पिटिटर कर रहा है, मेरे पास जो उन बच्चों की फीस आनी थी वो कॉम्पिटिटर ले रहा है। चलो मैंने तो अपने मैनेजमेंट का आदमी छोड़ा हुआ एक। मेरी बात समझ में आ रही है? अब स्ट्रेटेजी मैंने बनाई कॉम्पिटिटर को देखते हुए। एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं बार बार। पिछली बार ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई थी, ऐसा ही हुआ। इस बार मुझे डर लग रहा है
कि ये स्ट्रेटजी कहीं काम ना करे, क्योंकि मुझे कई लोगों ने फोन किया, कह रहे जी आपका सेंटर कहाँ है, मैंने कहा सलारन गेट पे, मुझे पता है कह रहे उसके सेंटर के साथ। अरे हद होगी यार, मतलब दूसरे के सेंटर का इतना नाम मुझे पूछे उसके सेंटर के साथ, इसका मतलब मेरी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं गलत हो गई। आप मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे वो ऐसा पूछ रहे हैं तो इसका मतलब उसके सेंटर का नाम तो मुझसे ज्यादा बनता जा रहा है और उसका काम कि मैं ऐड पे ध्यान ही नहीं दे रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लाख रुपए लगाने चाहिए अपनी जेब से। मैं बात ये कह रहा हूं, मैं कह ये रहा हूं, जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो इन्वायरमेंट बनाते हैं, इनमें बड़ा क्लोज और कंटिन्यूस इंटरेक्शंस होता रहता है। हम इनको देख के सीखते रहते हैं कि इस इंटरेक्शन से सीखते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, मुझे चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, स्ट्रेटजी और एनवायरनमेंट में क्लोज और कंटिन्यूस इंटरेक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, किस किस चीज में इंटरेक्शन होते रहते हैं? आप ऐसे कह लो, बिजनेस और एनवायरनमेंट में कंटिन्यूस इंटरेक्शंस होते रहते हैं, और इस इंटरेक्शन से हम बिजनेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बिजनेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और हम अपने रिसोर्सेज को मोर इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं। रिसोर्सेज को, यह बात याद रखना, क्योंकि मुझे अभी आपको कुछ समझाना है, मैं बार बार इस इंटरेक्शन की बात करता रहूंगा। बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच में बार बार इंटरेक्शंस होते रहते हैं और ये कंटिन्यूसली होते हैं, इनमें बड़ा क्लोज रिलेशन होता है। इनसे हम सीखते हैं, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, रिसोर्सेज को हम मोर एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। मैं भी एक पॉइंट करवाऊंगा कि स्ट्रेटजी बनाने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, कोई इतनी इजी तो ना मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँगा, वो मार्केट के एनवायरनमेंट में जाती होगी, इंटरेक्ट होती होगी, फिर गलतियां आती होंगी, मैं फिर ठीक करता हूँगा। कोई एक दिन का काम नहीं, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। वो मैं बाद में एक पॉइंट आएगा उसमें समझाऊंगा। यहां तो मुझे यही लिखवाना था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसके बाद ये हो गया स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? 5 पॉइंट कौन कौन से लिखूंगा? पहला पॉइंट, बिजनेस ने गोल अचीव करने हैं, गोल अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएगा, स्ट्रेटजी बनाते टाइम इंटरनल और एक्सटर्नल को ध्यान रखेगा। आगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क दे देगी जिससे हम अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर में और अनसर्टेन फ्यूचर में और अनप्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट में अपनी डिमांड को एडजस्ट कर पाएंगे। स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे बनाने के लिए एक फॉर्मेट बना दूंगा मैं। इसके बाद मैं आपके साथ यहां आ जाऊंगा, ये वाली बात लिखवाऊंगा कि जी ये बड़ा डायनामिक होता है, कंटिन्यूस इवैल्यूइंग होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं या इफेक्ट करते हैं बिजनेस के डिसीजन प्लान ऑपरेशंस को, इन्हें बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। यही बिजनेस के सक्सेस को डिसाइड करते हैं। इसके बाद मैं ये लिखवाऊंगा कि बिजनेस और एनवायरनमेंट में बड़ा क्लोज और कंटिन्यूस रिलेशन इंटरेक्शन होता रहता है, और इससे हम बिजनेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है और हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कर पाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इसके बाद मैं इसके 5 फायदे बताऊंगा, उसके बाद ये वाला टॉपिक खत्म, मेरा 5वां टॉपिक फिर पूरा खत्म। पहले मैं इतनी बातों को लिखवा लूं आपके साथ, तो आ जाओ मेरे साथ साथ इतनी बातों को लिखते हैं। आ जाओ, इन 5 बातों को लिखते हैं। टॉपिक का नाम लिखें स्ट्रेटजी एंड, अगला चैप्टर बहुत आसान है, 3-4 दिन में हो जाएगा, इंटरनल वाला 5-7 दिन में मैक्सिमम हो जाएगा, बड़ा आसान है, मतलब सीधा साधा चैप्टर, ये आज खत्म। स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। आप मुझे बताओ पहली बात क्या लिखूं? गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हैं। टू एक्कम्प्लिश
द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस to accomplish the goal and objective of a business। एक बिजनेस के गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट क्रिएट स्ट्रेटेजीज and formulate policies गोल को और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाता है। कंसीडर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, कंसीडर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। समझ में आ गई? पहली लाइन होगी ना ये वाली। और इसमें क्या लिखूंगा? एसएम एक फ्रेमवर्क दे देगी हमें जिसमें हम अनप्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट और अनसर्टेन फ्यूचर में अपनी डिमांड को एडजस्ट कर पाएंगे। फ्रेमवर्क एडजस्टिंग टू द डिमांड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल environment and uncertain future is provided by strategic management। मैनेजमेंट। आ जाओ इसको लिखते हैं। लिखो ए फ्रेमवर्क फॉर एडजस्टिंग टू द डिमांड ऑफ अनप्रेडिक्टेड एनवायरमेंट एंड अनसर्टेन फ्यूचर इज प्रोवाइडेड बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एसएम आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दे देती है। क्लियर? पहली लाइन पूरी होगी अब मेरी। मैंने पहली लाइन में लिखा गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है और इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना है। एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा जो एडजस्ट कर देगा आपकी डिमांड को, जो अनप्रेडिक्टेबल एनवायरमेंट में और अनसर्टेन फ्यूचर में, ऐसा एक फ्रेमवर्क आपको दे देगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके बाद मैंने अगला पॉइंट क्या लिखवाया है? इसके बाद मैंने अगला ये फॉर्मेट सा बना दिया है तो कुछ भी नहीं, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाएगा और इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखेगा। आ जाओ इस फॉर्मेट को बनाए मेरे साथ। लिखिए मैनेजमेंट क्रिएट स्ट्रेटेजी कंसीडर एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेस। कोई मुश्किल है ये? अब ये दो बातें हो गई मेरी। अब तो मैं किसके बारे में लिखना शुरू कर दूंगा? बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में, कि ये बड़ा डायनेमिक है और कंटिन्यूसली इवैल्यूइंग होता है, बनता रहता है बार बार। और उसके बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन के ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, प्लान में, ऑपरेशन में, और एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को
डिटरमाइन करते हैं। तो लिखिए इस बात को, द बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईली डायनेमिक, हाईली डायनेमिक, डायनेमिक बोलना एक बार, DYN, डायनेमिक, and continuously evolving। ठीक है, इसके बाद लिखूंगा द टर्म बिजनेस एनवायरमेंट रेफर टू द टर्म बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू, क्या होती है ये टर्म, वो सिचुएशन या वो फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं बिजनेस के डिसीजन को, ऑपरेशन को, प्लान्स को। रेफर टू ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स influences situations that in some way affect business decisions, जो किसी तरह से बिजनेस के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, प्लान्स एंड ऑपरेशंस। That in some way, क्लियर बात हो गई। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस यही डिटरमाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन organizational success is determined by its environment, business environment, by its business environment and more for its relation with it, and more for its relation with it। मतलब हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन कैसा है। आखिरी लाइन क्या थी, जल्दी, अब देखो आप याद ना करो, देखो मैं आखिरी लाइन, अब आपको याद ही नहीं आ रही, पांचवी लाइन क्या थी, क्या बताया था, क्लोज और कंटिन्यू इंटरेक्शन होता रहता है बिजनेस और एनवायरमेंट के बीच में, जो हमारी स्ट्रेंथ बनता है और मोर एफिशिएंटली हम अपने रिसोर्सेज को यूज करवाता है। बस यही बात लिखना है। देयर इज ए क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस interaction between a business and environment।
देयर इज ए क्लोज एंड कंटिन्यू इंटरेक्शन बिटवीन ए बिजनेस एंड एनवायरमेंट। अब ये इंटरेक्शन क्या हेल्प करता है आपकी, अभी तो पढ़ा था, एक तो स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, दूसरा रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करवाएगा। द इंटरेक्शन helps in strengthening its business firm the interaction helps in strengthening its business firm and using its resources more efficiently, more effectively। हमने ये लिख लिया। अब तो मुझे इंटरेक्शन के बेनिफिट बताने हैं 5 और मेरा 5वां टॉपिक खत्म। मुझे 5 बेनिफिट इस इंटरेक्शन के बताने हैं। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ चुकी? यहां तक किसी को डाउट है? आप सोचो, बिजनेस और इन्वायरमेंट में मैंने क्या स्ट्रेटेजी और बिजनेस इन्वायरमेंट में मैंने क्या क्या बातें बोली। पहली बात क्या बोली? अब इसको ना बार बार रीड आउट करें। आप लोग क्या करते हैं, इसे बार बार रीड आउट नहीं करते। गोल को अचीव करना है तो स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर देखे हैं। ऐसे हमने एक फ्रेमवर्क दे दिया जो डिमांड को एडजस्ट करेगा अनप्रेडिक्टेबल एनवायरमेंट में और अनसर्टेन फ्यूचर में। ये स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाता है, एनवायरमेंट और रिसोर्सेज को ध्यान रखता है। बिजनेस एनवायरमेंट हाईली डायनेमिक और कॉन्टिन्यूस इवॉल्विंग है। ये रेफर करते हैं और सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिचुएशन जो किसी भी तरह से बिजनेस के डिसीजन को, प्लान को, ऑपरेशन को इफेक्ट करते हैं। एक बिजनेस की स्ट्रेंथ डिटरमाइन की जाती है एनवायरमेंट के द्वारा। अब बिजनेस में और एनवायरमेंट में क्लोज और कंटिन्यूसली इंटरेक्शन होते रहते हैं। इस इंटरेक्शन से बिजनेस की फर्म को स्ट्रेंथ मिलती है और रिसोर्सेज का मोर इफेक्टिवली यूज होता है। अब इस इंटरेक्शन के बेनिफिट्स पढ़ने हैं 5, और वो 5 बेनिफिट पढ़ने के बाद 5वां टॉपिक खत्म। फिर हम 6ठे टॉपिक पे जाएंगे, वो छोटा सा ही है और खत्म चैप्टर। आ जाओ, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं इंटरेक्शन की हेल्प से हमें क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं। ये बार बार इंटरेक्शन होता है, मैंने स्ट्रेटेजी लगाई, एनवायरमेंट में सक्सेस हुई नहीं हुई, तो क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं। तो मुझे 5 बेनिफिट करने हैं। एक तो गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। जो ये इंटरेक्शन होती है ना, अब इंटरेक्शन का मतलब तो समझ में आ गया ना। स्ट्रेटेजी लगाई, मार्केट में चली या नहीं चली, उस बेस पर फिर ठीक किया, फिर लगाई, इस तरह से ये जो इंटरेक्शन होती है इससे हमें हेल्प क्या मिलती है? गिव डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन मिल जाती है कि हमारी ग्रोथ किस तरफ होगी, हमें एरिया मिल जाता है कि मेरी ग्रोथ कहां से होगी। पक्की बात है ना, मैंने एक स्ट्रेटेजी लगाई, ग्रोथ हुई नहीं, मुझे पता चल गया ये एरिया ही गलत है, मुझे इस एरिया में काम ही नहीं करना। मुझे किस गुड्स में, किस एरिया में ग्रोथ मिलेगी, मुझे किन एक्टिविटीज में ग्रोथ मिलेगी, मुझे वो पता चल जाता है। जैसे बिजनेस को वो पता चल जाता है, उसके बाद बिजनेस उसी के चारों तरफ काम करता है और सक्सेस हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? लगातार इंटरेक्शन से बिजनेस को पता चल जाता है। पता चल जाता है क्या? पता चल जाता है बिजनेस ग्रोथ के एरिया, बिजनेस के ग्रोथ के एरिया कौन से हैं, किस एक्टिविटी का एक्सपेंशन करना चाहिए, एक्टिविटी एक्सपेंशन कौन सी हो, यह पता चल जाता है। और एक बार बिजनेस इसके बारे में अवेयर हो जाता है तो इसके चारों तरफ काम करता है। एक बार बिजनेस अवेयर हो जाता है फिर वो वर्क करता है इसकी के चारों तरफ, जिससे बिजनेस सक्सेस हो जाती है।
इंटरेक्शन का पहला बेनिफिट मिल गया। जैसे अब एक बात देखो ना, मैंने पिछली बार स्ट्रेटजी लगाई, मुझे पहले बड़ी खुशी हुई कि मैंने बड़ी स्ट्रेटजी जीत ली, लेकिन बाद में समझ में आई इसका तो नुकसान है, अब मुझे और स्ट्रेटजी लगानी होगी। आप मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो बिजनेस ग्रोथ एरिया कौन से होंगे, कौन सी एक्टिविटी को बिजनेस करना है। एक्टिविटी एक बार बिजनेस के बारे में अवेयर हो जाए तो उसे समझ में आ जाती है, वो उसी के चारों तरफ काम करता है और बिजनेस सक्सेस हो जाती है। ठीक है। कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, पता है लोगों को ना समझ भी बड़ी लेट आती है यार। तो मैं कह रहा था इंटरेक्शन में हमें कौन कौन से, एक इंटरेक्शन में हमें कौन कौन से बेनिफिट होंगे। एक तो डायरेक्शन मिल जाएगी कि जी ग्रोथ किस तरफ हो रही है, वहीं भागेंगे हम। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस लर्निंग होती रहती है, वो सीखता रहता है, उसकी नॉलेज अपडेट होती रहती है और वो उस नॉलेज का फिर हमारे बिजनेस में यूज करता है, जिससे हमारा बिजनेस सक्सेस की तरफ जाता है। भाई एक बात, उन्होंने एक पॉलिसी लगाई, उस पॉलिसी का बिजनेस का और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन हुआ। अब या तो वो पॉलिसी फेल होगी या पास होगी, चाहे फेल हो या पास हो, कंटिन्यूअस लर्निंग मैनेजमेंट तो सीखेगा ही ना। मैनेजमेंट ये कौन सा पैसे लग रहे हैं, सीखना ही उन्हें। जैसे विशु है, अब विशु को मैं कहूं ये कंप्यूटर में ये कर दे, अब वो खराब हो या सही हो, विशु फटाफट करता है। अगर मैं करने लगूं ना, मुझे डर लगता है ये तो खराब हो गया तो क्या होएगा, पैसे खराब होंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। वही मैं विशु को बोल दूं ना कर दे, उसको पता है खराब हो गया कोई बात नहीं, करवा लेंगे ठीक। तो आप मेरी बात समझो, वो जल्दी सीखता है आदमी। उसने तो खराब हुआ तो भी सीखा, भाई ऐसे नहीं करना, सही हुआ तो भी सीखा, अच्छा ऐसे करना होता है। लेकिन हम, अब वो क्या होता है, उसकी नॉलेज फिर मेरे काम आती है। अब इसमें उसको सेटिंग करनी ना, वो बहुत सारी सीख गया है। अब मैं क्या करता हूं, मैं चला जाता हूं, मैं कहता हूं तो मैं चला जाऊंगा, उसके बाद सेट कर लिया उसको सारे को, तो वो अपने आप बैठ के सेट करता है, उसकी नॉलेज मेरे काम आ रही है ना। अभी ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रेटेजी और एनवायरमेंट में इंटरेक्शन होता रहता है, इस इंटरेक्शन से कंटिन्यूअस लर्निंग आती रहती है। मैनेजमेंट की नॉलेज, मैनेजमेंट नॉलेज अपडेट होती रहती है। ठीक है, मैनेजमेंट की नॉलेज क्या होती रहती है, अपडेट। इससे मैनेजर की स्किल बढ़ जाती है और वो होने वाले चेंजेस को प्रिडिक्ट कर पाता है और हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है। चेंजेस को प्रिडिक्ट करने में हेल्प मिलती है। क्या आपको कंटिन्यूअस लर्निंग समझ में आ गया? आपको गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ समझ में आ गया? जो हमारी जो इंटरेक्शन होती है उससे हमें ग्रोथ की डायरेक्शन मिल जाती है कि ग्रोथ कहां पर होने वाली है, हमें एरिया पता चल जाता है, हमें एक्सपेंशन की एक्टिविटी पता चल जाती है, बिजनेस अवेयर हो जाता है इस बारे में और उसी तरफ काम करता है, जिससे सक्सेस मिल जाती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंटिन्यूअस लर्निंग होती है, मैनेजमेंट की नॉलेज एनहेंस होती रहती है, अपडेट होती है, तो उसके स्किल बढ़ जाते हैं, वो होने वाले चेंजेस को प्रिडिक्ट कर पाता है। इमेज बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग, हम अपनी इमेज बना पाते हैं कैसे? कुछ नहीं, आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, हम एनवायरमेंट के प्रति, एनवायरमेंट अब मैं बात कर रहा हूं जो से, जैसे ये प्रदूषण है, ये वाला एनवायरमेंट नॉर्मल, जो सामाजिक हम लोग, जो भगवान की दी हुई चीजें हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज उनकी खपत होती है, हम उनके प्रति अपनी सेंसिटिविटी दिखाते हैं, जिससे लोग बड़े खुश होते हैं कि ये तो बड़ा ध्यान रखता है और वो हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्टिव होने शुरू हो जाता है। इंटरेक्शन का एक बेनिफिट ये भी है, हम एनवायरमेंट के प्रति अपनी सेंसिटिविटी दिखाते हैं कि हम कितने काम कर, जैसे मान लो बिजली नहीं आ रही तो हमें पता है बिजली बार बार भाग जाती है, बड़े दुखी रहते हैं बच्चे, हमने एक वो एक्स्ट्रा लगवा दिया इन्वर्टर, हमने एक इन्वर्टर एक्स्ट्रा लगवा दिया कि जी ठीक है बच्चे दुखी नहीं होंगे, इससे बच्चे अवेयर रहते, देखो ये कितना ध्यान रखती है हमारा, ये हमारा कितना ध्यान रखते हैं, तो इंटरेक्शन बढ़ती चली जाती है, इंटरेक्शन बढ़ती चली जाती है, इससे इमेज बिल्डिंग होती है। इससे क्या होती है? इमेज बिल्डिंग। मतलब
हम अपनी सेंसिटिविटी एनवायरमेंट के प्रति दिखाते हैं, दिखाते हैं, इससे हमारी इमेज बनती है। एग्जाम्पल भी इसमें यही देंगे कि पावर नहीं है, हमने कई कंपनियों ने पावर के प्लांट ही अपने पास लगा लिए ताकि लाइट जाए तो हम अपने उसको, जो भी हमारे ये हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, उनको पता चल जाए कि इन्होंने तो अपने यहां पर पावर कैप्टिव प्लांट लगाए हुए हैं, जिससे हमारी जो जिससे बिजनेस की हेल्थ हमें पता चल जाएगा कि इसमें लिखूं, इससे लोगों को पता चलेगा कि बिजनेस बड़ा अवेयर है, वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, इससे हमारी पॉजिटिव इमेज बनेगी। हम एनवायरनमेंट के प्रति अपनी सेंसिटिविटी दिखाकर अपनी इमेज बिल्डअप करते हैं। फिर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूंगा कि लाइट चली जाती है तो हमने एक बड़ी बड़ी फर्मों ने अपने कैपिटल लाइट के प्लांट ही लगा रखे हैं, जिससे लोगों की नजर में जाता है कि कंपनी बड़ी अवेयर है और कंपनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, और इससे पॉजिटिव इमेज बन जाती है। क्लियर? मीटिंग कंपटीशन, ये तो ये मेरे वाला एग्जांपल काम करता है। मीटिंग कंपटीशन, हम कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी को एनालाइज करते हैं कि उसने क्या स्ट्रेटजी लगाई है, हम अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। जैसे उन्होंने, मैंने देखा कि ऐड करने में महान है, तो मैंने इनकी स्ट्रेटजी को एनालाइज किया कि ये क्या करते हैं, मेरे एक्शन पे क्या रिएक्शन करते हैं। तो मुझे हल्का सा भड़काना है बस कि ऐड चल रही है, वो भड़क जाएगा, वो ज्यादा भड़केगा, तो मैं उसकी स्ट्रेटजी को एनालाइज कर रहा हूं। स्ट्रेटजी को एनालाइज करने के बाद मैं अपनी स्ट्रेटजी बना रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं इस तरह कंपटीशन में जीत पा रहा हूं। हम कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी को एनालाइज कर पा रहे हैं। इंट्रैक्शन से तो ऐसा हो पा रहा है ना, हम कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी को एनालाइज कर पा रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना पा रहे हैं, इससे हम कंपटीशन में आगे रह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? हमने 4 पॉइंट कर लिए। कौन कौन से? एक तो डायरेक्शन मिलती है, दूसरा कंटिन्यूअस लर्निंग हो जाती है, इमेज बिल्डिंग हो जाती है, कंपटीशन, आखिरी हमें अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट का पता चल जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट बनना था। हम जब इंटरेक्शन होती है तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। हमें पता चल जाता है अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है। हमें कंज्यूमर की नीड का पता चल जाता है। जैसे मुझे पता चल गया कंज्यूमर की नीड खाली एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कंज्यूमर की नीड उनको पढ़ाना है, पास कराना है। कंप्यूटर की नीड है ही नहीं एडवर्टाइजमेंट, कंप्यूटर की नीड हमारे वाले काम में कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है। कंज्यूमर की ऐसी कोई नीड नहीं है। यहां कंज्यूमर की नीड है कि मुझे सारी बातें समझ में आ जाए, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए पूरा दिन। तो हमें समझ में आ चुकी है, ये सब तो बेकार की बातें हैं। सबसे पहले तो हमें कंज्यूमर की नीड का पता चल चुका, कंज्यूमर की नीड क्या है, इसलिए तो हम ऐड नहीं कर रहे। हमें नीड का पता है, कंज्यूमर की नीड क्या है। मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद लॉ में चेंजेस क्या हो रहे हैं, लॉ में चेंजेस क्या हो रहे हैं मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताना नहीं चाहता। इस बार मुझे एक ऐसी संस्था का पता चला जो रियल में जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते उनके चाहे 10 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए दे देते हैं बिना बुलाए, पता भी नहीं चलता, उसको 10 लाख रुपए दे देते हैं। ऐसी संस्था का पता चला मुझे। और हाँ, हमने अभी करवाए हमने बच्चों के, मैंने 4 बच्चों की फीस करवाई है पूरी 1-1 लाख रुपए पूरे। आप मेरी बात समझे? हमें लॉ में क्या चेंजेस आ रही है, इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन का क्या पता चलता है। बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे, पैसे नहीं दे पा रहे। एक लड़की थी अभी हमारे पास, उसने फॉर्म भी नहीं भरा, पैसे ही नहीं है। अब ऐसे केस में मेरे को लगा कि पहले जेन्युइनिटी चेक करनी चाहिए, क्योंकि जिस संस्था से मैंने जुड़ा हूं अब उस संस्था से बात तो करनी होगी ना। जेन्युइनिटी अगर आपकी जरा भी कंडीशन है देने की, फिर तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आगे उसने फॉर्म भी नहीं भरा, आखिरी डेट आ गई कल। फिर मैंने उसके पापा को बुलवाया, तो लिटरली उसके पापा बहुत ज्यादा रोने लगे, कहते नहीं हो पा रहा, अदरवाइज मैं तो ऐसा कभी भी ना करता। फिर मैंने संस्था में फोन किया, संस्था वालों ने पैसे भेज दिए। कल आकाश डी के से खाते में 90,000 रुपये उन्होंने भेजे।
कि जी आप कर दो सारा कुछ इसका। तो आप मेरी एक बात समझे, ये कैसे पता चला हमें? इंटरेक्शन से। हमने पॉलिसी लगाई पढ़ाने की, फीसों की, हमने एंड तक देखा उनको। मार्केट में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता चलते हैं, कंज्यूमर की नीड पता चलती है, लॉ में होने वाले चेंजेस का पता चलते हैं, सोशल बिहेवियर का क्या फर्क पड़ता है ये पता चलता है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर वो कॉम्पिटिटर क्या काम कर रहे हैं ये पता चलता है। मेरी बात समझ में आई है? कोई डाउट किसी को? ये 5 पॉइंट मुझे बताने हैं आपको। इंटरेक्शन के 5 बेनिफिट। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का पता चलता है, कंज्यूमर की नीड का पता चलता है, लॉ में होने वाले चेंजेस का, लॉ के चेंजेस का हम पर क्या फर्क है ये पता चलता है, सोशल बिहेवियर में चेंजेस का हमारे पर क्या फर्क पड़ता है ये पता चलता है, कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटजी लगा रहे हैं क्यों अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, हमें ये पता चलता है। ये सब किससे पता चलेगा? हमारी स्ट्रेटजी और बिजनेस एनवायरनमेंट को जोड़कर। आगे हमें एक डायरेक्शन पता चल जाती है, बिजनेस को अवेयर हो जाता है बिजनेस, और उसी के चारों तरफ काम करता है कि मुझे कौन से एरिया में ग्रोथ मिल रही है, मुझे कौन सी एक्टिविटी को एक्सपेंशन करना है जिससे हमें सक्सेस मिलती है। कंटिन्यूअस लर्निंग हो जाती है, मैनेजमेंट को नॉलेज हो जाती है, बार बार सीख सीख कर उसके स्किल बढ़ जाते हैं, वो होने वाले चेंजेस को पहले ही प्रिडिक्ट कर पाता है। इंटरेक्शन से इमेज बिल्डिंग होती है। कैसे? हम अपनी सेंसिटिविटी दिखाते हैं एनवायरमेंट के प्रति। इसके बाद मैं वही पावर वाला प्लांट लूंगा, वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल लूंगा, और उसके बाद मॉनिटरिंग कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी को एनालाइज करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, और उसके बाद हम कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं। इन 5 बातों को लिखते हैं और खत्म ये वाला 5 टॉपिक भी। फिर तो मेरा एक आखिरी टॉपिक बच गया, 6ठा टॉपिक, और खत्म। चलो आ जाओ, इन 5 पॉइंटों को लिखते हैं। इंटरेक्शन चल रहा था ना, उसी में लिखें इट हेल्प्स बिजनेस in following ways. It helps the business in the following ways. It कौन है ये बच्चों? इंटरेक्शन वाला पॉइंट चल रहा है। इंटरेक्शन हमारी मदद ऐसे करता है। नंबर 1 क्या लिखूं? जल्दी बोलो। डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। Mind opportunities and threats। opportunities और threat का पता चलता है। The interactions between the business and its environment, between the business and its environment would explain the interaction between the business and its environment would explain opportunities and threats to the business, मेरी बात समझ में आ गई? इंटरेक्शन जो बिजनेस और एनवायरनमेंट में होता है वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट बताता है। अब इसमें क्या क्या लाइनें लिखूं? जल्दी बताओ, इसमें क्या क्या लाइनें लिखनी है? नीड का पता चलता है कंज्यूमर की, लॉ में होने वाले चेंजेस से क्या हम पर इंपैक्ट पड़ता है, सोशल बिहेवियर से, वो कॉम्पिटिटर न्यू प्रोडक्ट कौन सा लेके आ रहा है मार्केट में, ये सब पता चल जाते हैं हमें। तो लिखे इट हेल्प्स टू फाइंड न्यू नीड एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, न्यू नीड
and wants of the consumer, उनकी नीड क्या है, और चेंजेस इन लॉ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और चेंजेस इन सोशल बिहेवियर्स, सोशल बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड टेल बच्चों प्लीज शोर ना करें यार, एंड टेल what new products the competitor are bringing, what's new product the competitors are bringing, bringing in market to attract consumers, बस यही बात लिखनी थी। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का पता चलता है। दूसरी बात क्या थी हमारी, हमें ग्रोथ का पता चलता है कि ग्रोथ कहां करनी है, और उसी पर हम अवेयर हो जाते हैं, उसके चारों तरफ काम करते हैं और सक्सेस मिल जाती है हमें। आ जाओ इस बात को लिखते हैं, गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, गिव डायरेक्शन फॉर growth, the interaction with environment, enable the business the interaction enables the business to identify the area for growth and expansion of their activity, इंट्रैक्शन से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है किस एरिया में ग्रोथ करनी है, किस एक्टिविटी का एक्सपेंशन करना है। एक बार हमें यह पता चल जाए फिर तो हम उसी के चारों तरफ काम करेंगे। वंस द बिजनेस अवेयर एंड अंडरस्टैंड चेंजेस हैपनिंग अराउंड, understand change happening around it, once the business aware and understand the changes happening around, it can plan and strategies to have successful business, it can plan and strategies to have successful business, एक बार जो समझ में आ जाता है कि किस एरिया में जाना है, वो सारे चेंजेस उसके जो चारों तरफ चेंजेस उसके समझ में आ जाते हैं, तो वो प्लान और स्ट्रेटेजी बना लेता है सक्सेसफुल बिजनेस की। आपको समझ में आ गई बातें हैं? बातें वही हैं, घुमा फिरा के लिखी हुई हैं। मैं अब एग्जैक्ट याद नहीं करा रहा, मैं बस मोटा मोटा पॉइंट बता के याद करा रहा हूं इनको इस वक्त। अब अगला पॉइंट कौन सा था? कंटिन्यूस लर्निंग। कंटिन्यूस लर्निंग में क्या लिखना है भाई? जो मैनेजमेंट है वो साथ साथ सीखता रहता है, उसकी स्किल बढ़ते रहते हैं, उसको वो प्रिडिक्ट कर पाता है चेंजेस को, और जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो ही जाता है।
यही बात लिखनी है, कंटिन्यूअस लर्निंग। थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। द मैनेजर आर मोटिवेटेड टू the managers are motivated to continuously update their knowledge। मैनेजर मोटिवेट रहता है, कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता है अपनी नॉलेज के लिए। आगे अब उसकी क्या, उसकी स्किल बढ़ जाएंगे उसकी, इससे अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल मिट द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल टू मिट द बिजनेस to meet the predicted changes in the realm of business, in the of बिजनेस के लिए सब। आपको मेरी बात समझ में आ गई कि वो जो भी चेंजेस होने वाले हैं उनको प्रिडिक्ट कर पाता है, वो कंटिन्यूस लर्निंग पे ध्यान दे पाता है। ये सब इंटरेक्शन की वजह से होता है, उसने क्या स्ट्रेटजी लगाई थी, क्या एनवायरनमेंट आया, वो सीखता रहता है उससे साथ साथ। अब अगला पॉइंट क्या है, इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग क्या सीखा हमने इमेज बिल्डिंग में कि जी हम बड़ा अपना एनवायरनमेंट के प्रति अपनी सेंसिटिविटी दिखाते हैं जिससे हमारी इमेज बिल्ड हो जाती है। अब वो पावर वाला एग्जांपल लिखवा दूंगा, आ जाओ। फोर्थ, इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग एनवायरनमेंट अंडरस्टैंडिंग helps the business organization to improve their image by showing their to the environment। आप अपनी सेंसिटिविटी एनवायरनमेंट के प्रति दिखाकर अपनी इमेज को इंप्रूव कर सकते हैं, इन विच दे ऑपरेट। अब एग्जाम्पल लिख देंगे पावर वाला। फॉर एग्जाम्पल, in view of the shortage of power, many companies set up captive power plants with their factories to meet their own requirement of the power, of the power।
इस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग शो करती है कि हम बिजनेस के प्रति, वो एनवायरमेंट के प्रति कितने अवेयर है, और हमारी इमेज बिल्ड हो जाती है। लिखिए, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ एनवायरमेंट help to showcase that the business is aware and responsive to the needs. मतलब understanding the environment help to showcase that the business is aware and responsive to the needs. वो से पता चलता है बिजनेस कितना रिस्पॉन्सिव है और कितना अवेयर है इन्वायरमेंट के नीड के प्रति, इससे ये पता चलता है और इमेज बिल्ड हो जाती है। कोई डाउट किसी को? आखिरी पॉइंट, मीटिंग कंपटीशन। पांचवा पॉइंट, मीटिंग कंपटीशन। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग दूसरे अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी को एनालाइज कर लेते हैं और अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बना लेते हैं, जो हमें उससे अलग चेंज करने हैं उसे देखकर, और हम कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं। तो लिखिए, इट हेल्प द बिजनेस टू एनालाइज द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटजी एंड formulate their own strategy accordingly. हम अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना देते हैं। द आइडिया इज टू बीट कॉम्पिटिशन। लिखिए, इट हेल्प्स द बिजनेस टू एनालाइज द कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी एंड फॉर्मुलेट देयर ओन स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली. द आइडिया इज टू beat competition for its product and service. हमारे पास 5 पॉइंट खत्म हो चुके हैं। मेरा आखिरी पॉइंट बचा हुआ है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटजी एनालिसिस। बड़ा छोटा सा पॉइंट है, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटजी एनालिसिस। बस मुझे वही कराना है, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।